इंडियन सिविल लिटिगेशन के इस बेहद खास और गहन एक्सप्लेनर में शुरुआत करते हैं। आज हम प्रोसीजरल जर्नी को पूरी तरह से मैप करने वाले हैं। इस सफ़र में इनिशियल इंस्टीट्यूशन से लेकर एग्जीक्यूशन की उस फाइनल टिकिंग क्लॉक तक के पूरे प्रोसेस को ट्रैक किया जाएगा। एक बहुत ही बोल्ड और क्लियर तरीके से समझेंगे कि कोर्ट्स असल में काम कैसे करते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर क्लास सिविल प्रोसीजर के 5 क्रूशल फेजेस से होकर गुजरेगी। हम शुरू करेंगे फाइलिंग एंड जुरिस्डिक्शन बेसिक्स से, फिर बढ़ेंगे प्लीडिंग्स एंड द प्लेंट की तरफ, उसके बाद ट्रायल, डिक्रीज एंड एग्जीक्यूशन, फिर स्पेशल सूट्स एंड अपील्स और अंत में समझेंगे द लॉ ऑफ लिमिटेशन को। तो चलिए पहले फेज की बात करते हैं, फाइलिंग एंड जुरिस्डिक्शन बेसिक्स। देखिए, किसी भी लिटिगेशन की प्रोसीजरल जर्नी उसके एब्सोल्यूट फाउंडेशन से शुरू होती है और यहाँ सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ के बीच का फर्क समझना बहुत ही जरूरी है। सब्सटैंटिव लॉ जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये डिफाइन करता है कि राइट्स, ड्यूटीज और लायबिलिटीज आखिर हैं क्या, लेकिन दूसरी तरफ प्रोसीजरल लॉ जैसे सिविल प्रोसीजर कोड या सीपीसी उस स्ट्रिक्ट तरीके को प्रिस्क्राइब करता है जिससे कोर्ट्स उन राइट्स को ऑपरेशनलाइज और एनफोर्स करते हैं। मतलब एक बताता है कि लॉ क्या है और दूसरा बताता है कि उस लॉ को असल में अप्लाई कैसे करना है। अब एक प्लेंटिफ को सक्सेसफुली अपना सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए इन 5 स्टेप्स को मेटिकुलसली फॉलो करना ही होता है। ऑर्डर 4 के तहत प्लेंट के अंदर कॉज ऑफ एक्शन का होना जरूरी है, सही पार्टीज का होना जरूरी है, सब्जेक्ट मैटर एकदम क्लियर होना चाहिए, मांगी गई रिलीफ स्पष्ट होनी चाहिए और कोर्ट फीस एक्ट के हिसाब से पूरी फीस पेड होनी चाहिए। इनमें से एक भी चीज मिसिंग होना तो समझ लीजिए पूरी फाउंडेशन हिल जाती है। जुडिशियल इंटेग्रिटी को बनाए रखने के लिए सीपीसी 2 बहुत ही पावरफुल डॉक्ट्रिन्स का इस्तेमाल करता है। पहला है सब जुडिस, जो सेक्शन 10 में दिया गया है। ये पैरेलल प्रोसीडिंग्स को रोकता है। मान लीजिए एक ही मामले पर पहले से लिटिगेशन चल रहा है तो दूसरी कोर्ट को अपना काम रोक देना चाहिए, यानी स्टे लगाना चाहिए। और दूसरा डॉक्ट्रिन है रेस जुडिकाटा, सेक्शन 11 के तहत। ये एक ही इशू पर बार बार होने वाले रीलिटिगेशन को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है। अगर मैटर एक बार फाइनली डिसाइड हो गया तो बात वहीं खत्म, लिटिगेशन परमानेंटली क्लोज हो जाती है। इस कॉन्सेप्ट को दरियाओ बीच स्टेट ऑफ यूपी के लैंडमार्क केस से समझते हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने रेस जुडिकाटा की एब्सोल्यूट फाइनलिटी को पूरी तरह सीमेंट कर दिया। हुआ ये था कि हाई कोर्ट ने मेरिट्स पर एक रिट पिटिशन डिसमिस कर दी थी, लेकिन पिटिशनर ने उसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत नई पिटिशन डाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि भाई रेस जुडिकाटा रिट पिटिशंस पर भी अप्लाई होता है। अगर हाई कोर्ट ने मेरिट्स पर फैसला सुना दिया है तो सब्सिक्वेंट रिट बिल्कुल बार्ड है। जुडिशियल प्रोसेस का अब्यूज किसी भी हाल में अलाउ नहीं किया जा सकता। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे फेज की तरफ, प्लीडिंग्स एंड द प्लेंट। जब जुरिस्डिक्शन फॉर्मली एस्टैब्लिश हो जाता है तो लिटिगेशन का अगला कदम होता है फॉर्मल प्लीडिंग्स की ड्राफ्टिंग। ऑर्डर वी के तहत प्लीडिंग्स दरअसल इस लीगल बैटलफील्ड को लॉक इन कर देती हैं। इसमें लिटिगेंट्स को सिर्फ और सिर्फ कंसाइज मटेरियल फैक्ट्स बताने होते हैं। सबसे क्रिटिकल बात यह है कि प्लीडिंग्स में कभी भी एविडेंस या लीगल थ्योरी नहीं लिखी जाती, सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स। ये इश्यूज को डिफाइन करने का सबसे स्ट्रक्चर्ड और अनकॉम्प्रोमाइजिंग तरीका है। लेकिन जब प्लीडिंग्स को अमेंड करने की बात आती है तो ऑर्डर 6 रूल 17 पिक्चर में आता है। सेलम एडवोकेट बार एसोसिएशन VUOI के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के सीपीसी अमेंडमेंट्स को अपहोल्ड किया था। रूल बहुत सीधा है। ट्रायल शुरू होने से पहले अमेंडमेंट्स लिबरली अलाउ किए जा सकते हैं, लेकिन ट्रायल शुरू होने के बाद बहुत स्ट्रिक्टली। पोस्ट ट्रायल अमेंडमेंट के लिए एब्सोल्यूट ड्यू डिलिजेंस का स्ट्रिक्ट प्रूफ देना ही होगा। कोर्ट्स ट्रायल्स को एक्सपेडाइट करना चाहते हैं, इसलिए किसी भी तरह की डिले टैक्टिक्स को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता। पर क्या हो अगर प्लेंट में ही कोई बड़ी तकनीकी खामी हो? ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत एक प्लेंट फेस करता है एब्सोल्यूट रिजेक्शन। अगर वो कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं करता, रिलीफ अंडरवैल्यूड है, सही स्टैम्प पेपर नहीं लगा है या सूट लॉ द्वारा बार्ड है, तो प्लेंट सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। हालांकि एक राहत की बात यह है कि इस रिजेक्शन का मतलब रेस जुडिकाटा नहीं होता। अगर डिफेक्ट्स क्योर कर लिए जाएं तो फ्रेश प्लेंट फाइल करने का राइट पूरी तरह से रिटेन रहता है। चलिए अब एंटर करते हैं तीसरे फेज में, ट्रायल, डिक्रीज एंड एग्जीक्यूशन। अब प्रोसीजरल जर्नी कोर्ट रूम के अंदर आ जाती है एग्जामिनेशन और ट्रायल के लिए।
ट्रायल का अल्टीमेट गोल सिर्फ एक है, ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट जिसे हम डिक्री कहते हैं। सेक्शन 2(2) के अनुसार डिक्री एडजुडिकेशन का वो फॉर्मल एक्सप्रेशन है जो पार्टीज के राइट्स को कंक्लूसिवली लॉक इन कर देता है। कंट्रोवर्सी के मैटर्स पर ये कोर्ट का फाइनल फैसला होता है। प्लेंटिफ और जजमेंट डेटर के अधिकार इसके जरिए पूरी तरह से तय हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ डिक्री मिलना काफी नहीं है, उसे एनफोर्स भी करना होता है। एक विक्टोरियस डिक्री होल्डर को अपनी जीत सेक्शन 51 एग्जीक्यूशन के जरिए जमीन पर उतारनी होती है, और एग्जीक्यूशन के मोड्स काफी सिवियर हो सकते हैं। इसमें प्रॉपर्टी की डिलीवरी, प्रॉपर्टी को अटैच करके बेचना, जजमेंट डेटर को सिविल प्रिजन में अरेस्ट करना या प्रॉपर्टी के लिए रिसीवर अपॉइंट करना तक शामिल है। कोर्ट के आदेश को हर हाल में पूरी सख्ती के साथ एनफोर्स किया जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या एग्जीक्यूशन के वक्त कोर्ट फैसले को बदल सकता है? हरिशंकर पाल वी अनंतनाथ मित्रा के केस में प्रिवी काउंसिल ने एक आयन क्लैड रूल स्टैब्लिश किया था। रूल ये है कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिक्री के पीछे नहीं जा सकता, वो मेरिट्स को रीओपन बिल्कुल नहीं कर सकता। जो डिक्री पास हो चुकी है उसे एग्जैक्टली वैसे ही एग्जीक्यूट करना होगा, अनलेस डिक्री पैटेंटली वॉइड हो या बिना जुरिस्डिक्शन के पास की गई हो। आगे बढ़ते हैं चौथे फेज पर, स्पेशल सूट्स एंड अपील्स। सीपीसी का प्रोसीजर स्पेशल एंटिटीज के लिए थोड़ा अडैप्ट होता है। जब सरकार के खिलाफ सूट फाइल करने की बात आती है तो स्टेट को रातों रात सरप्राइज नहीं किया जा सकता। सेक्शन 80 मैंडेट करता है एक स्ट्रिक्ट 2 मंथ नोटिस पीरियड। सरकार के खिलाफ कोई भी सिविल सूट इंस्टीट्यूट करने से पहले 2 महीने का नोटिस देना मैंडेटरी है, ताकि सरकार उस क्लेम को ठंडे दिमाग से कंसिडर कर सके और लिटिगेशन के अननेसेसरी बर्डन से बचा जा सके। और जब मामला सेकंड अपील के लिए हाईकोर्ट पहुंचता है तो रूल्स पूरी तरह बदल जाते हैं। पंडरंग मांडलेक वर्सेस मारुति हरी जाधव के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि सेक्शन 100 के तहत सेकंड अपील सिर्फ और सिर्फ एक सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर ही हो सकती है। हाई कोर्ट लोअर कोर्ट्स के कंकरेंट फाइंडिंग्स ऑफ फैक्ट में इंटरफेयर नहीं कर सकता और ना ही एविडेंस को रीअप्रिशिएट कर सकता है। फैक्ट्स कंक्लूसिव होते हैं अनलेस वो पूरी तरह से परवर्स हों। और अब हम पहुंच गए हैं हमारे आखिरी और सबसे क्रिटिकल फेज पर, द लॉ ऑफ लिमिटेशन। पूरे सिविल प्रोसीजर कोर्ट के ऊपर अथॉरिटेटिवली मंडराती है एक स्ट्रिक्ट टिकिंग क्लॉक। लिमिटेशन एक्ट लीगल रेमेडीज की लाइफ स्पैन को स्ट्रिक्टली प्रिस्क्राइब करता है। कॉन्ट्रैक्ट्स या प्रॉमिसरी नोट्स के लिए ये महज 3 साल है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी या मॉर्गेज सूट्स के लिए ये 12 साल है। एक बार ये टाइमलाइन एक्सपायर हो जाए तो लॉ अग्रेसिवली पुराने और स्टेल क्लेम्स को धूल में मिला देता है। रेमेडी खत्म हो जाती है, चाहे राइट मौजूदी क्यों ना हो। लेकिन कानून में एक्सेप्शंस भी होते हैं। सेक्शन 5 डिले को कंडोन करने की परमिशन देता है। कलेक्टर वर्सेस मस्टकतीजी के लैंडमार्क रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने डिमांड किया कि सफिशिएंट कॉज को लेकर एक लिबरल अप्रोच अपनाई जानी चाहिए। कोर्ट ने साफ कहा कि सब्सटैंशियल जस्टिस को टेक्नैलिटीज की वेदी पर कुर्बान नहीं किया जा सकता। अगर डिले का वैलिड कारण है, खास तौर पर इंस्टीट्यूशनल डिलेज के मामलों में, तो जस्टिस प्रिवेल होना ही चाहिए। इस लिमिटेशन क्लॉक को लीगली ओवरराइड भी किया जा सकता है। ये टिकिंग क्लॉक सिर्फ स्पेसिफिक एक्शन से पॉज या रीसेट होती है। सेक्शन 6 के तहत लीगल डिसेबिलिटी जैसे माइनॉरिटी या अनसाउंड माइंड होने पर समय पॉज हो जाता है। वहीं सेक्शन 18 और 19 के तहत अगर डेटर लिमिटेशन खत्म होने से पहले रिटन एक्नॉलेजमेंट दे दे या पार्ट पेमेंट कर दे तो समय पूरी तरह रीसेट हो जाता है, जो हमें एक बहुत ही प्रोवोकेटिव कंक्लूजन पर लाता है, विजिलेंटिबस नॉन डोमिएंटिबस जूरा सोवेन्यूंट। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून सिर्फ उनकी मदद करता है जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। अगर प्रोसीजरल लॉ किसी लिटिगेंट की रेमेडी को खत्म कर देता है लेकिन सब्सटैंटिव राइट फिर भी जिंदा रहता है, तो क्या सच में जस्टिस सिर्फ विजिलेंस से ही मिलता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिविल लिटिगेशन के पूरे फ्रेमवर्क को डिफाइन करता है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये स्ट्रक्चर्ड ब्रेकडाउन सिविल प्रोसीजर की गहराइयों को समझने में बेहद मददगार साबित हुआ होगा।